आज हम बच्चों इस वीडियो में हिंदी गद्य गरिमा का पहला चैप्टर राष्ट्र का स्वरूप, जो कि आप अप्रैल में इसको पढ़ाई इसकी हो चुकी है, आपने इसके बारे में पढ़ लिया है, लेकिन इसका कोई नोट्स नहीं था। तो अवतरण से, केंद्रीय भाव से संबंधित और अवतरण से संबंधित जितने भी मुख्य अवतरण हैं और इस पाठ का केंद्रीय भाव क्या है, किस भाव पर यह आधारित है पाठ, उससे संबंधित जितने भी अति लघुत्तरी जितने भी प्रश्नोत्तर हैं उसके साथ उसको लेकर के मैंने बनाया है प्रश्नोत्तर, और मैं उसे आपको देना चाहती हूँ, उसे मैं आज पढ़ाऊंगी। लेकिन इसके पहले पहला चैप्टर आपका राष्ट्र का स्वरूप है, जिसकी समीक्षा, जिसके बारे में आपने अप्रैल में पढ़ लिया है, और दूसरा चैप्टर रॉबर्ट नर्सिंग होम, जिसको मैंने पढ़ाया है। लेकिन 30% जो सिलेबस कम हुआ है उसमें से वह चैप्टर निकल गया है। अब आपको रॉबर्ट नर्सिंग होम नहीं पढ़ना है। इसलिए आज हम राष्ट्र के स्वरूप पे, जो हमने पूरा प्रश्नोत्तर, पूरे पाठ से मैंने छोटे छोटे प्रश्न बनाए हैं, ताकि इन प्रश्नोत्तरों के माध्यम से आपको पूरे पाठ की जानकारी बड़ी सरलता से हो जाए। इसका PDF बना करके मैंने भेजा था, लेकिन सभी बच्चों को नहीं मिला, तो इसलिए हम बच्चों के लिए ही ये हम प्रश्नों को वीडियो के द्वारा हम प्रेषित करेंगे और बड़ी आसानी से आपको पाठ समझ में आ जाएगा। तो अब आपको रॉबर्ट नर्सिंग होम और निंदा रस, 2 चैप्टर आपको गद्य से हटा दिया गया है। अब आपको नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। तो आज हम ये राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा ये लिखा गया निबंध है। ये हिंदी की कौन सी विधा है? निबंध विधा है। वासुदेव शरण अग्रवाल छायावादोत्तर युग के ये लेखक हैं। अब राष्ट्र का स्वरूप किस प्रकार से, उसके सुंदर स्वरूप का निर्माण हो, उसके स्वरूप के निर्माण में कौन कौन से तत्व, मुख्य तत्व हैं, जिनके सम्मिलन से एक सुंदर भव्य राष्ट्र का निर्माण होता है, उस पर हम विचार करेंगे। तो इस पाठ का जो केंद्रीय भाव है यही है कि राष्ट्र का स्वरूप के निर्धारण में 3 तत्व मुख्य होते हैं। पहला है भूमि, दूसरा है जन, तीसरा है संस्कृत। भूमि का मतलब होता है हमारी पृथ्वी। तो पृथ्वी की बाह्य जानकारी, उसकी आंतरिक जानकारी जितनी अच्छे से, बहुत ही अच्छे से, हमारा ये कर्तव्य, हमारा ये उत्तरदायित्व है कि हम उसके प्रति सचेत रहें, उसका ज्ञानार्जन करें। किस तरह से, कौन सी, कहाँ पर किस तरह की भूमि है, उसकी बनावट क्या है, कहाँ पहाड़ हैं, कहाँ पठार हैं, कहाँ झरने हैं, कहाँ नदियाँ हैं, कहाँ पे उपजाऊ भूमि है, कहाँ पे बंजर भूमि है, कहाँ पठारी भूमि है। इस तरह से इसकी पूरी जानकारी और आंतरिक जानकारी में यह खजानों का, यह हमारी समृद्धता का, समृद्धि अर्थात इसके तह में, इसके अंदर, पृथ्वी के अंदर कौन कौन सी हमारी बहुमूल्य धातुएं छिपी हैं, उसके प्रति भी हमें जागरूक होना चाहिए, सचेत होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सी धातुएं छिपी हैं, कौन सी धातुएं पाई जाती हैं। इसको रत्नगर्भा इसीलिए कहा जाता है, वसुंधरा कहा जाता है, अपने गर्भ में रत्नों को धारण करने वाली है। वसु माने रत्न, वसुंधरा वसुओं को धारण करने वाली है, इसी से पृथ्वी को वसुंधरा नाम भी कहा गया है। तो इसके बाहरी और आंतरिक दोनों रूपों की उसकी उपयुक्तता का है, कहाँ पे प्राकृतिक का सौंदर्य कहाँ क्या है, सबके प्रति हमको जागरूक होना चाहिए। तभी सच्चे अर्थों में हम सच्चे राष्ट्र के
निवासी हैं। अगर इसके प्रति सचेत नहीं होंगे, इसका कोई हमारे इस राष्ट्र में रहने का कोई मूल्य नहीं है, कोई महत्व नहीं है। फिर है जन। जन है, दूसरा जो है जन है। तो जन का क्या कर्तव्य है? जन का ये कर्तव्य है कि वह पृथ्वी की पूरी जानकारी के प्रति वह सचेत रहे। भाई पृथ्वी पर रहने वाला, पृथ्वी के सारे जब उसके साधनों को वह उपयोग करता है तो उसकी भी तो जिम्मेदारी उसके प्रति बनती है कि वह बड़े खुले मन से, बड़े आनंद से और पृथ्वी के प्रति उसके संवर्धन में, उसकी समृद्धि में, उसके विकास में हमारी पृथ्वी कहीं खंडित न हो, कहीं उसका नुकसान न हो, इसके प्रति उसका पूरा पूरा उत्तरदायित्व है। जिस प्रकार से माता और पुत्र का संबंध होता है, माता और पुत्र का जो संबंध होता है, वही संबंध हमको पृथ्वी के साथ होना चाहिए। तभी हम सच्चे अर्थों में राष्ट्र के निवासी कहलाने योग्य होंगे, अन्यथा हम राष्ट्र के निवासी कहलाने योग्य नहीं हैं। फिर है संस्कृति। तीसरा इसका जो तत्व है संस्कृति। अब हमारी संस्कृति क्या है? मतलब हमारी परंपरा, हमारे रीति रिवाज, हर जगह की, हर देश की जलवायु उसकी बने, हर बहुत अंतर पाया जाता है। तो अपनी जलवायु, अपने मौसम के अनुसार रहन, सब लोग अपना अपना रहन सहन का स्तर अलग अलग होता है। उसी के अनुसार वे अपने रीति रिवाज, अपने रहन सहन को बनाते ही हमारी संस्कृति है। तो हमारी संस्कृति जितनी ही श्रेष्ठ होगी, हमारा रहन सहन, हमारे विचार, हमारी भावनाएं जितनी अच्छी, जितनी श्रेष्ठ होंगी, उतना ही हमारा देश जो है वह विकसित होगा, वह उन्नति करेगा। इसीलिए संस्कृत के आनंद, हर जितनी भी हमारी संस्कृतियां हैं, सब हमको संकुचित अर्थ में नहीं जाना है, हमको उदार भावना से जोड़ना है कि हम जितनी भी हमारी संस्कृतियां हैं, सबके प्रति हमें उदार भावना से जुड़ना चाहिए। इस बात को मैंने इस फोटोग्राफ के माध्यम से मैंने बनाया है। देखिए, ये है, मैंने एक राष्ट्र रूपी वृक्ष है, ये राष्ट्र रूपी वृक्ष है। और ये राष्ट्र रूपी वृक्ष का पहला है, इसकी जड़ें जितनी मजबूत होंगी, अर्थात पृथ्वी के प्रति हमको जितनी हम उसकी गहराई, उसकी ज्ञानार्जन के लिए, उसकी जानकारी के लिए जितना ही ज़्यादा जुड़ेंगे, उतनी हमारी राष्ट्रीय भावना बलवती होगी। इसका जो बीच का पोर्शन है वह जन के रूप में है। तो हमको प्रसन्न मन से, प्रसन्न होकर के माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करना चाहिए। जिस प्रकार से माता जो है वह अपने पुत्र को उसके हर विकास के लिए, उसको उन्नति के मार्ग पर लाने के लिए, जिस प्रकार से माता सतत प्रयत्नशील रहती है, उसी तरह से पुत्र का भी ये उत्तरदायित्व होता है कि वह भी इस पृथ्वी माता के लिए वह सतत प्रयत्नशील रहे। फिर हमारी संस्कृति, जो वृक्ष का जो पुष्प है, राष्ट्ररूपी वृक्ष का जो पुष्प है, वही संस्कृति है। वह हमारी संस्कृति जितनी उच्च होगी, जितनी श्रेष्ठ होगी, और सब संस्कृति में जितनी उदार भावना होगी, उतना ही वह राष्ट्र पल्लवित और पुष्पित होगा, आगे बढ़ेगा। अब हम चलते हैं इसके प्रश्नोत्तर की ओर। अब है केंद्रीय भाव पर आधारित जो प्रश्नोत्तर है वह इस प्रकार है। पहला है प्रश्न है, राष्ट्र का स्वरूप लेखक के किस निबंध संग्रह से लिया गया है? राष्ट्र का स्वरूप लेखक के किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो राष्ट्र का स्वरूप लेखक के पृथ्वी पुत्र नामक निबंध संग्रह से लिया गया है। राष्ट्र का स्वरूप लेखक के पृथ्वी पुत्र नामक निबंध संग्रह से लिया गया है। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्र का स्वरूप निबंध में लेखक ने क्या बताया है? राष्ट्र का स्वरूप निबंध में लेखक ने क्या बताया है? तो इसमें इसका उत्तर यही होगा बच्चों कि राष्ट्र का स्वरूप
निबंध में लेखक ने राष्ट्र के 3 तत्वों से, राष्ट्र जो है वह 3 तत्वों से मिलकर बनता है, भूमि, जन और संस्कृति। अगला है, राष्ट्रीयता की भावना के उदय के लिए क्या आवश्यक है। राष्ट्रीयता की भावना के उदय के लिए क्या आवश्यक है। इसका उत्तर है बेटा, पृथ्वी को माता के रूप में मानना और स्वयं को उसका पुत्र स्वीकार करना राष्ट्रीयता की भावना के उदय के लिए आवश्यक है। पृथ्वी को माता के रूप में मानना और स्वयं को उसका पुत्र स्वीकार करना राष्ट्रीयता की भावना के उदय के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्र का समग्र विकास किस प्रकार हो सकता है। राष्ट्र का समग्र विकास किस प्रकार हो सकता है। इसका उत्तर है, राष्ट्र का समग्र विकास भूमि और जल के प्रगाढ़ संबंध से हो सकता है। राष्ट्र का समग्र विकास किस प्रकार हो सकता है। उत्तर है, राष्ट्र का समग्र विकास भूमि और जल के प्रगाढ़ संबंध से हो सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्र का स्वरूप किस प्रकार का निबंध है। अगला प्रश्न है, राष्ट्र का स्वरूप किस प्रकार का निबंध है। तो इसका उत्तर है, राष्ट्र का स्वरूप प्रेरणादायक निबंध है। राष्ट्र का स्वरूप प्रेरणादायक निबंध है। अब ये प्रश्न जो 5 प्रश्न बने हैं केंद्रीय भाव पर था। अब हम मुख्य अवतरण से संबंधित जो प्रश्न है, पहले मुख्य अवतरण को पढ़ेंगे, उसकी व्याख्या थोड़ा समझाएंगे, उसके बाद हम प्रश्नों पर चलेंगे। अब हम पढ़ते हैं, आप लोग भी किताब खोले रहिए, उसमें देखिए। भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। भूमि और भूमि पर बसने वाला, रहने वाला जन और उसकी संस्कृति, सभ्यता से ही हमारे राष्ट्र का निर्माण होता है। जो मुख्य अवतरण है यहाँ से है, इसको निशान लगा लीजिए। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। लेखक कह रहे हैं कि भूमि का जो निर्माण है वह हमें देवताओं के द्वारा हुआ है। यह हमें निःशुल्क उपहार के रूप में देवताओं द्वारा मिला है और यह अनंत काल से है, इसका अंत नहीं होने वाला है। तो इसलिए इसके भौतिक स्वरूप, इसकी भौतिक बनावट क्या है, इसका प्राकृतिक सौंदर्य क्या है और इसकी समृद्धता क्या है, संपन्नता क्या है, इसके प्रति हमें जागरूक होना चाहिए। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। लेखक कह रहे हैं कि भूमि के पार्थिव माने पृथ्वी से संबंधित, पार्थिव मतलब पृथ्वी से संबंधित स्वरूप, पृथ्वी से संबंधित जितना भी इसका स्वरूप है, जितने भी इसकी बनावट है, जितना अधिक हम जागरूक रहेंगे, इसके प्रति सचेत रहेंगे, कमर कस के तैयार रहेंगे इसके प्रति, उतनी हमारी जो राष्ट्रीय भावना है उतना ही उसको बल मिलेगा, उतनी ही वह पुष्ट होगी, मजबूत होगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। कौन जननी किसकी है? हमारी राष्ट्रीय विचारों को जन्म देने वाली जननी कौन है? भूमि है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। इसका अर्थ यह है कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वह नहीं, कि पृथ्वी के साथ अगर मनुष्य नहीं जुड़ता है, उसके संरक्षण में, उसकी देख रेख में, उसके ज्ञानार्जन में और जुड़ता नहीं है, तो उसका कोई, वह निर्मूल मतलब उसका कोई मूल्य नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, जैसे कोई वृक्ष है तो वृक्ष की जड़ें जब बहुत ज़्यादा
अंदर पृथ्वी में रहती है तो वह वृक्ष बहुत दिनों तक चलता है, बहुत पुराना हो जाता है। वह जल्दी झंझावातों से, तूफानों से, आंधियों से वह जल्दी गिरने वाला नहीं होता है। उसी प्रकार से राष्ट्रीयता की जड़ अर्थात जितना ही हम पृथ्वी की गहराई तक, पृथ्वी के ज्ञानार्जन के लिए जितनी गहराई से हम जुड़ेंगे, उतने ही हमारी जो राष्ट्रीय भावनाएं हैं उसका बीज जो है वह अंकुरित हो करके बहुत ही पल्लवित और पुष्पित होगा, अर्थात आगे बढ़ता जाएगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत माने प्रारंभ से लेकर के अंत तक, इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप, इसकी भौतिक स्वरूप मतलब इसकी बनावट, संरचना, इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। अंत में लेखक ये कहते हैं कि पृथ्वी की शुरू से, प्रारंभ से लेकर उसके अंत तक की पूरी जानकारी प्राप्त करना, कहाँ प्राकृतिक सौंदर्य है, उस प्राकृतिक सौंदर्य का कितना उपयोग हम लोग करते हैं और उसके महत्व को पहचानना आवश्यक हमारा कर्तव्य, परम कर्तव्य भी है और आवश्यक धर्म भी है। इसको धर्म से हमारा जोड़ा गया है, यही हमारा परम कर्तव्य है। अब इसकी व्याख्या हमने बता दी, शब्दार्थ बता दिया। अब इससे संबंधित जो प्रश्न है वो हम आपको अब ले चलते हैं इस अवतरण से। अब इसमें है, पहला प्रश्न है, अवतरण के लेखक एवं शीर्षक का नाम लिखिए। अवतरण के लेखक एवं शीर्षक का नाम लिखिए। अवतरण के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल और शीर्षक का नाम राष्ट्र का स्वरूप है। फिर है दूसरा प्रश्न बनता है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। इसकी व्याख्या में आप यही बताएंगे, अभी हमने समझाया भी है कि यह पृथ्वी जो है, हमारी जो धरती है, पृथ्वी है, वह समस्त राष्ट्रीय विचारों को जन्म देने वाली है। जितनी भी राष्ट्र के प्रति हमारी भावनाएं उत्पन्न होती है, यह पृथ्वी हमारी आधार है, वह हमारी माता के रूप में है। और जो राष्ट्रीय भावनाएं पृथ्वी से संबंधित नहीं है वह निर्मूल होती है, उसका कोई महत्व नहीं है। यही इसकी व्याख्या है। अब जो है उसके अलावा जो प्रश्न आपका बनता है तीसरा, भूमि का निर्माण किसने किया? भूमि का निर्माण देवताओं ने किया। यह हमको उपहार के रूप में, निःशुल्क उपहार के रूप में मिला है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत अवतरण में लेखक ने किस भावना को बलवती बनाने पर बल दिया है? अगला प्रश्न है, प्रस्तुत अवतरण में लेखक ने किस भावना को बलवती बनाने पर बल दिया है? इसका उत्तर है पृथ्वी। प्रस्तुत अवतरण में लेखक ने पृथ्वी के भौतिक स्वरूप के ज्ञान द्वारा राष्ट्रीयता की भावना को बलवती बनाने पर बल दिया है। पुनः उत्तर फिर से सुनिए। प्रस्तुत अवतरण में लेखक ने पृथ्वी के भौतिक स्वरूप के ज्ञान द्वारा राष्ट्रीयता की भावना को बलवती बनाने पर बल दिया है। फिर है पांचवा प्रश्न है, पृथ्वी हमारे किन विचारों को जन्म देने वाली है? पृथ्वी हमारे किन विचारों को जन्म देने वाली है? पृथ्वी हमारे राष्ट्रीय विचारों को जन्म देने वाली है। अगला प्रश्न है, सच्चे राष्ट्र प्रेमी के लिए किन बातों की जानकारी आवश्यक है? सच्चे राष्ट्र प्रेमी के लिए किन बातों की जानकारी आवश्यक है? इसका उत्तर है, सच्चे राष्ट्र प्रेमी के लिए अपने देश की भूमि, सच्चे राष्ट्र प्रेमी के लिए अपने देश की भूमि के भौतिक स्वरूप, उसकी सुंदरता, उपयोगिता तथा महत्व की जानकारी आवश्यक है। उत्तर फिर से सुनिए। सच्चे राष्ट्र प्रेमी के लिए अपने देश की भूमि के भौतिक स्वरूप, उसकी सुंदरता,
उपयोगिता तथा महत्व की जानकारी आवश्यक है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश के द्वारा लेखक ने किसके संबंध का सुंदर चित्रण किया है? प्रस्तुत गद्यांश के द्वारा लेखक ने किसके संबंध का सुंदर चित्रण किया है? इसका उत्तर है, प्रस्तुत गद्यांश के द्वारा लेखक ने पृथ्वी से राष्ट्रीयता के जीवंत संबंध का सुंदर चित्रण किया है। प्रस्तुत गद्यांश के द्वारा लेखक ने पृथ्वी से राष्ट्रीयता के जीवंत संबंध का सुंदर चित्रण किया है। अगला प्रश्न है, इसमें प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस भाषा और शैली का प्रयोग किया है? प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस भाषा और शैली का प्रयोग किया है? इसका उत्तर है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली और गंभीर विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किया है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली और गंभीर विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किया है। अब आज ये आपका यहाँ तक एक अवतरण पूरा होता है। इसको आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा।